सीड्स देख रहे थे। अभी सीड्स के बारे में हम जानते हैं। एक मैच्योर्ड ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद बना है। इसके कंपोनेंट्स भी देखा हमने। सीड के कंपोनेंट्स, सीड कोट, सिंगल और डबल, टेस्टा और टेगमेन और ओनली टेस्टा, एम्ब्रायनल एक्सिस, रिमेनेंट ऑफ एंडोस्पर्म और कोटिलेडन्स। इसके अलावा एंडोस्पर्म और पेरिस्पर्म ये सिर्फ दो ही जगह पर है। ये दो कंडीशन है, एब्सेंट और प्रेजेंट। ये डाइकॉट में और मोनोकॉट में, और ये है डाइकॉट। उल्टा लिखा है कुछ। ये यहाँ पर डाइकॉट है। प्रेजेंट कहाँ होगा? मोनोकॉट में। और एब्सेंट कहाँ होगा? डाई कोटिलीडन। ये एब्जॉर्ब कर जाता है एम्ब्रियो पूरे के पूरे एंडोस्पर्म को, और यहाँ पर रिमेनिंग है पेरिस्पर्म। ये रिमेनेंट है किसका? रिमेनेंट्स ऑफ न्यूसेलस। और इसका एग्जाम्पल बहुत ही कम है। इसका एग्जाम्पल है ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च और बीट, है ना। तो यहाँ पर दो तरह का सीड है। एक में एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, इसको कहेंगे अल्बुमिनस सीड्स, और ये होगा एक्स अल्बुमिनस सीड्स। यहाँ पर सीड कोट जो है ये कहाँ से डेवलप किया है? डेवलप्ड फ्रॉम इंटेगुमेंट्स ऑफ ओव्यूल। अब इसमें दो था, आउटर और इनर इंटेगुमेंट। आउटर क्या बन गया? आउटर सीड कोट, जिसको कहते हैं हम लोग टेस्टा, और इनर को कहेंगे, इनर कोट हो गया टेगमेंट। ये एब्सेंट भी हो सकता है या पाउडरी हो सकता है। पाउडरी, थीन, पेपरी और एब्सेंट। टेस्टा हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर है। इस तरह से हम लोग अभी देखें कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ सीड्स को। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक बीन के सीड को। बीन सीड, बीन सीड को हम लोग किडनी शेप्ड कहते हैं, और किडनी को हम लोग बीन शेप्ड कहते हैं। एक दूसरे का एड्रेस है, एक दूसरे का शेप एनालॉग होता है। अगर हम बीन के होल सीड को देखते हैं तो यहाँ पर इस साइड से देख रहे हैं इसको हम लोग। इसका अगर फ्रंट व्यू देखेंगे, इधर कन्वेक्स है और इधर कनकेव है। अगर इसको हम ओपन करें, दोनों ही साइड्स को ओपन करते हैं इनर स्ट्रक्चर को देखने के लिए, या फ्रंट व्यू अगर देखें तो फ्रंट व्यू में इस तरह से दिखता है। यहाँ पर माइक्रोपाइल होगा, यहाँ पर हाइलम का एक स्कार होगा, स्कार ऑफ हाइलम। लेकिन अगर इसको हम वाटर सोख करके पानी में थोड़ा देर के लिए रखें और इसके दोनों कोट को अगर हम ओपन करते हैं तो एक कुछ इस तरह से दिखेगा। अभी ये है फ्रंट व्यू।
यह है लैटरल व्यू। आप सबों ने इसको कई बार देखा है। अब इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इसमें दो हाफ में इस तरह से हम इसको देखते हैं। यहाँ पर एक गैप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। इस गैप में हम लोग देखते हैं इसमें इसका एम्ब्रायनल एक्सिस होता है। यहाँ पर ग्रोइंग टिप है प्लूमूल का, और इधर प्लूमूल है, कोटी लेडन्स है दोनों, इसका टेस्टा है। और एम्ब्रायनल एक्सिस का नीचे जो पार्ट आ रहा है उसको हम लोग कहते हैं रेडिकल। तो हम लोग यहीं पर दिखा सकते हैं इस तरह से रेडिकल। ये ओपन पार्ट इसका है। यह है बीन सीड। तो बीन सीड में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर एम्ब्रायनल एक्सिस है, रेडिकल है, प्लूमूल और रेडिकल है, रूट कैप है, और यहाँ पर दोनों तरफ कोटिलेडन्स हैं और कोटलीडन में फूड भरा हुआ है। यहाँ पर कोटलीडन सेवब है एपिकोटाइल और नीचे है हाइपोकोटाइल, रेडिकल और रूट टिप। ये है दोनों कोटिलेडन। ये डाइकोट है या मोनोकोट है? डाइकोट सीट है। इसमें एल्बुमिन है या नहीं है, इसको क्या कहेंगे? एक्स एल्बुमिनस सीड कहेंगे कि एल्बुमिनस कहेंगे? देख लीजिए, यहाँ कोटलीडन भरा हुआ है, एल्बुमिन एब्सेंट है। तो यह है एक सीड बीन का। दूसरा सीड हम लोग देखते हैं कैस्टर सीड। कैस्टर सीड, कैस्टर को हम लोग ऑयल के रूप में बनाने के लिए ग्रो करवाते हैं। कैस्टर ऑयल जो बहुत ही अच्छा फ्रिक्शन को रिड्यूस करने वाला ऑयल है, और इसका फ्रूट ग्रीन कलर का, फिर बाद में ये रप्चर करता है और मैकेनिकल स्प्रेड होता है इसके सीड्स का। इसके सीड्स को आपने देखा होगा, बहुत अच्छा इस पर डिजाइन बना होता है कलर्स का, ब्राउन, वाइट, डार्क। सबसे नीचे में फैट का एक लेयर है, कैरेंकल, और इस तरह का इसका बाई कन्वेक्स बॉडी है, और इसका बेस देख रहे हैं। इसके अंदर जो कंपोनेंट है वो इस तरह से है। इस तरह से कैस्टर सीड का स्ट्रक्चर है। इस सीड में हम लोग देखते हैं सबसे नीचे कैरेंकल है, रूट एक कैरेंकल, वाटर एब्जॉर्प्शन ड्यूरिंग जर्मिनेशन, ये फैटी स्ट्रक्चर है, गर्डल लाइक है। इसके बाद यहाँ पर रूट टिप है विथ कैप, यह है रेडिकल, यह है इसका सीड कोट। सबसे इनसाइड यहाँ पर है कोटिलेडन, और यह है इसका एंडोस्पर्म। इस तरह से इसमें स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ रहे हैं, एंडोस्पर्म, कैरेंकल है ना, कोटिलेडन, सीड कोट। एक ऐसा सीड है, इसका सरफेस कैसा दिखेगा? स्मूथ विथ पैटर्न ऑफ वाइट, ग्रे, ब्लैक लाइंस, जेब्रा की तरह इसके सरफेस पर लाइंस दिखेंगे। इस तरह से बना हुआ लाइंस दिखेगा इसके सरफेस पर, अलग अलग कलर का। तो ये स्ट्रक्चर है कैस्टर सीड। कैस्टर सीड, कैस्टर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? एज लुब्रिकेटिंग ऑयल के रूप में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। कैस्ट्रॉल जिसे नाम आता है, एंटी फ्रिक्शन ऑयल के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एक और सीड को। ये सीड है अनियन का, मोनोकॉट का। अनियन सीड
एलियम सेपा। इसको क्रॉस सेक्शन में देखें तो लगभग ट्रायंगुलर दिखता है इसका लीफ, और इसमें लीव्स हैं अलग अलग लेयर में है, कंसेंट्रिक लीव्स हैं, कुछ फ्लेशी हैं, कुछ स्केली हैं। ऊपर का लेयर स्केली लीफ है, अंदर की तरफ फ्लेशी लीव्स है। ठीक है, इसके अंदर का हम लोग स्ट्रक्चर देखें, एक ऐसा होता है। तो ये ब्लैक कलर का लगभग स्ट्रक्चर है। ये इसका सीड कोट आउटर मोस्ट है। इसके अंदर में इसका एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो एक कर्व लिया हुआ है। ये इसका एम्ब्रियो है, कर्व लिए हुए। एम्ब्रायनल एक्सिस है। इस एक्सिस में दो पार्ट करते हैं हम लोग। कौन कौन सा? हाइपोकोटाइल, इपिकोटाइल। इधर हाइपोकोटाइल रूट टिप या रेडिकल और रूट कैप, और ये सब रिजर्व फूड भरे हुए हैं जिसको हम लोग कहेंगे कोटिलेडन। सूट मेरिकल स्टेम इसमें भी होगा। यहाँ पर एंडोस्पर्म है। सूट एपिकल मेरिस्टेम यहाँ पर देखते हैं। ये बहुत ही लाइट वेट का सीड है इसमें, और ये इसका जो सेक्रीशन है इसका pH 5.5 है। इसमें अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो पंजेंट फीलिंग देता है। खास करके इसका जो वेपर निकलेगा इसके कारण इसके लिक्विड से भी, और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के लिए हम लोग इसको स्पाइसेस या वेजिटेबल्स के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। ये सीड है उसका। अब देखें इसमें एक मेज सीड को, फाइनली मेज सीड, ये मोनोकॉट है। मेज सीड, मेज भी मोनोकॉट है। मेज सीड का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। एक मेज सीड है। इस मेज सीड में हम लोग देखते हैं कि पेरिकार्प से ढका हुआ है, और यहाँ पर जो एम्ब्रियो है प्लूमुल और रेडिकल, प्लूमुल भी कवर्ड है और रेडिकल भी कवर्ड है। किस चीज़ से? प्लूमुल कवर्ड है कोलियोप्टाइल से, शीथ से। उसी तरह से यहाँ पर भी शीथ से कवर्ड है, और यहाँ पर एक एलिरोन लेयर है जो प्रोटीन लेयर है, जो दो डिपोट को अलग करता है, यानी एम्ब्रियो विथ स्टेलम, और इधर है एंडोस्पर्म। दोनों के बीच में एलिरोन लेयर है। ये प्रोटीनेशियस लेयर है जो इसको अलग करता है। एंडोस्पर्म हम लोगों का मेन फूड है, फूड वैल्यू हम लोगों के लिए है इसका, इसीलिए हम लोग ग्रेन्स का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से देखते हैं हम लोग। मेज है मोनोकॉट में, यहाँ पर सीड कोट फ्यूज्ड है पेरिकार्प के फॉर्म में, फ्रूट के फॉर्म में। ये ग्रेन का कैरेक्टर होता है, सीरियल्स का कैरेक्टर होता है। तो यह है मेज का सीड। तो सीड क्या है? राइपेंड ओव्यूल है। इसमें एंडोस्पर्म हो भी सकता है, नहीं भी होगा, लेकिन याद रहे कि अगर वो मोनोकॉट है तो वहाँ पर एंडोस्पर्म बचा रह जाता है डेवलपमेंट के बाद भी, और उसको एंडोस्पर्मिक या अल्बुमिनस सीड कहेंगे। और अगर पूरा का पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम हो गया तो डाइकोट में, तो उसको हम लोग एक्स अल्बुमिनस या नॉन अल्बुमिनस सीड कहते हैं। अब कुछ एक और यहाँ पर एक्सेप्शन देखा आपने, पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म किसका रिमेनेंट होता है? न्यूसेलस का। और इसका एग्जाम्पल बहुत ही कम देखा आपने, दो एग्जाम्पल, एक था ब्लैक पेपर और दूसरा था बीट में। तो यह है सीड्स। अब सीड के बाद हम लोग थोड़ा सा पोर्शन देखते हैं फ्रूट का। फ्रूट क्या होता है? तो आपने देखा था ओवरी और ओव्यूल। हम लोग देखते हैं अभी ये फ्रूट क्या है और वायबिलिटी ऑफ सीड क्या होता है।
वायबिलिटी ऑफ सीड का मतलब होता है कि सीड कितने दिनों तक जर्मिनेशन के लायक रहेगा। ठीक है, सीड में हम लोग देखते हैं कि एक स्ट्रक्चर है माइक्रोपाइल। इसी माइक्रोपाइल से एंट्री ऑफ वाटर और ऑक्सीजन होगा, इसके कारण सीड जर्मिनेशन संभव हो पाएगा। सीड जर्मिनेशन के लिए कंडीशंस है कौन कौन से? पहला कंडीशन क्या है इसमें? O2। दूसरा क्या है? मॉइस्चर कंटेंट। और तीसरा क्या है? ऑप्टिमम टेम्परेचर। अगर हम ऑक्सीजन भी दे दें, मॉइस्चर भी दे दें, ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं दें तो वहाँ पर जर्मिनेशन नहीं होगा। अगर दो वाटर है, ये वाटर ओपन है और इसमें सीड है, और एक ऐसा वाटर है जिसको पहले बॉयल किया गया था और फिर इसको कूल किया गया, इसमें जितना O2 था सब निकाल दिया गया, उसको फिर सील कर दिया गया और यहाँ पर सीड को रखा गया। मतलब इस वाटर में नो ऑक्सीजन, अब O2 नहीं है। पानी को बॉयल करने के बाद उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन भाग गया बबल्स के रूप में और उसको तुरंत सील कर दिया गया। इसके अंदर सीड पड़ा हुआ है तो इसका जर्मिनेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर H2O के बीच में O2 भी है और सुटेबल टेम्परेचर दोनों को मिल रहा है, ऑप्टिमम टेम्परेचर दोनों को मिल रहा है। ऐसे कंडीशन में ऑक्सीजन के एब्सेंस में इसका जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। तो जर्मिनेशन के लिए अपने एक कंडीशंस हैं। अगर किसी प्लांट को एक कंडीशन मिलेगा तो वो जर्मिनेट करेगा। वहाँ पर सीड के अंदर भी कुछ कंडीशंस हैं। अब सीड प्रॉपर अगर नहीं है, सीड के अंदर का एम्ब्रियो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाया, एम्ब्रायनल एक्सिस डेवलप नहीं हो पाया, उसके अंदर कंटेंट कितना है मॉइस्चर का, जैसे मान लेते 10 to 15% मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए, मॉइस्चर कंटेंट इनसाइड सीड। तो यहाँ पर मिनिमम मेटाबॉलिज्म करेगा वो और सरवाइव करेगा सीड। इसको हम लोग कहते हैं डॉर्मेंसी ऑफ सीड। डॉर्मेंसी में उसका मेटाबॉलिज्म मिनिमम लेवल पर होगा, वो डेड नहीं है, वो लिविंग है, सोया हुआ प्लांट है। और अगर उसको सूटेबल सब कुछ मिलेगा तो फिर से वो एक्टिवेट हो जाएगा, उसके एंजाइम्स, उसके न्यूट्रिएंट्स सभी फंक्शंस में आ जाएंगे और एम्ब्रायनल एक्सिस फिर से डिवाइड करना शुरू कर देगा। तो यह है 10 to 15% का मॉइस्चर कंटेंट। लेकिन अगर हम किसी सीड को फ्राई कर दें, फ्राइड एट हाई टेम्परेचर, फ्राई करने से क्या होगा? इसका जो एंजाइम है डीनेचर कर जाएगा, पहला। दूसरा क्या देखते हैं? मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट लेस देन 7 to 8% हो जाएगा। इन दोनों कारण से यहाँ पर प्लाज्मोलिसिस हो गया और यहाँ पर डीनेचुरेशन हो गया। इन दोनों कारणों से सीड डेड हो गया। अब ये सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। तो सीड के अंदर भी जर्मिनेशन होने या नहीं होने का कारण प्रेजेंट हो सकता है। तो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर हैं, कुछ इंटरनल फैक्टर हैं जो सीड को डॉर्मेंट या एक्टिवेट कंडीशन में रिवर्ट कर सकते हैं। कुछ हार्मोन हैं, कुछ केमिकल्स हैं जिसके द्वारा हम लोग इसके डॉर्मेंसी को बढ़ा सकते हैं। तब है कि वायबिलिटी ऑफ सीड कितना होगा, कितने पीरियड तक सीड में कैपेसिटी ऑफ जर्मिनेशन है, इस पीरियड को क्या कहेंगे हम लोग? वायबिलिटी ऑफ सीड। द पीरियड बिटवीन कहाँ से कहाँ तक? सीड फॉर्मेशन से लेकर के सीड जर्मिनेशन, इन दोनों पीरियड्स के बीच में जो गैप होगा वो कितना हो सकता है? तो ये 2-3 साल भी चल सकता है, कुछ में और भी मोर चल सकता है। जैसे लूपिनस में खास करके देखते हैं बहुत सारा सीड जो है
अंटार्कटिका में या कहीं भी और प्रिजर्व मिला है, और सीड बैंक में क्रायो प्रिजर्वेशन करके भी सीड को रखा जाता है, तो इसकी वायबिलिटी अलग अलग हो सकती है। वायबिलिटी के कई कारण हो सकते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। अब आते हैं हम लोग देखते हैं फ्रूट क्या है। फ्रूट क्या है? फ्रूट को हम लोग सीड की तरह ही देखें तो ओव्यूल सीड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और ओव्यूल इज कंटेंट इनसाइड द ओवरी एंड ओवरी प्रोड्यूसेस फ्रूट। ओवरी क्या है? राइपेंड ओवरी क्या बनाएगा? ये फ्रूट बनाएगा। इसको कार्प भी कहते हैं, फ्रूट का फॉर्मेशन करते हैं। और ओवरी आफ्टर मैचुरेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद, कभी कभी फ्रूट में अदर फ्लोरल पार्ट्स आल्सो पार्टिसिपेट इन फ्रूट फॉर्मेशन। बहुत सारे ऐसे फ्रूट हैं जहाँ अलग अलग फ्रूट पार्ट्स भी भाग लेते हैं। तो टू टाइप्स इसको कर सकते हैं हम लोग फ्रूट को। कौन कौन सा? ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। इसको कहेंगे स्यूडो और कार्प। फॉल्स फ्रूट और यू कार्प, ट्रू फ्रूट। जैसे मैंगो को देखें हम लोग, तो मैंगो में जो फ्रूट डेवलप हुआ है वो ओवरी से हुआ है, इसलिए इसको हम लोग यू कार्प कहेंगे। ठीक है, यू कार्प या ट्रू फ्रूट का फ्रूट कहेंगे। इसमें 3 पार्ट होगा, पेरिकार्प, मेजोकार्प और इंडोकार्प। यहाँ पर जो स्टोनी पार्ट है इसमें इंडोकार्प है, और यहाँ जो फ्लेशी पार्ट है वो इसका मेजोकार्प है, और सबसे बाहर में जो इसका पार्ट है ये है वेरी थिन एपिकार्प, ये है इसका मेजोकार्प, और है इसका इंडोकार्प। कैसा है? इसका स्टोनी है। और मेजोकार्प कैसा है? जूसी या पल्पी कह सकते हैं। और एपिकार्प इसका सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, जिसको स्किन ऑफ फ्रूट कहते हैं। और इस पूरे को हम लोग द वॉल कवरिंग द फ्रूट इज कॉल्ड पेरिकार्प। पेरिकार्प हैज फॉलोइंग पार्ट्स। ये क्या है? वॉल कवरिंग द फ्रूट्स। इसमें 3 पार्ट है, एपी, मेजो और इंडो। यह है ट्रू फ्रूट। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कुछ और भी फ्रूट होता है, जैसे स्यूडोकार्प। स्यूडोकार्प का हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे। जैसे हम लोग लेते हैं एक एग्जाम्पल इसका एप्पल। एप्पल में जो थैलमस है बिकम फ्लेशी एंड एडिबल, इसी को हम लोग मेन खाते हैं। और बीच में जो पार्ट है इसका, यहाँ पर फ्लेशी पार्ट है इसका, ये इसका थैलेमस है, और इसका सीड यहाँ पर है और फ्रूट यहाँ पर। सीड यहाँ पर है और इसका ये फ्रूट है। तो एक्चुअल में फ्रूट यहाँ पर है और जो भाग हम लोग खा रहे हैं उसका थैलेमस है। तो ऐसे फ्रूट को हम लोग, पूरे को हम लोग स्यूडोकार्प कहते हैं। इसी तरह से हम लोग देखते हैं स्ट्रॉबेरी में भी एक एग्जाम्पल ये भी है। यहाँ भी थैलेमस
जो है एकीन कहलाता है, एडिबल पार्ट है। ये भी फॉर्स फ्रूट का एक एग्जाम्पल आता है, जिसमें बीच में इसका स्टोन, इसका एरिल या थैलेमस कहलाता है। तो यह है फ्रूट। फ्रूट कई तरह का और भी हो सकता है, ड्राई फ्रूट, सक्यूलेंट फ्रूट। उसका मेजोकार्प जो है, पेरिकार्प कैसा है, जूसी है या ड्राई है। कभी कभी एक फ्रूट में एक ही सीड हो सकता है, कभी कभी एक ही फ्रूट में कई सीड्स भी हो सकते हैं। फिर फ्रूट अकेले अकेले भी हो सकते हैं, एक साथ ग्रुप में भी हो सकते हैं, क्लस्टर में, यूनिट्स में, फ्रूटलेट्स में, या पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस भी एक फ्रूट में बदल सकता है। तो इसको हम लोग कहते हैं सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट और कंपोजिट फ्रूट। ठीक है। डेवलपमेंट के अनुसार देखें तो फ्रूट का फर्दर टाइप है। सबसे पहला है सिंपल फ्रूट, दूसरा है एग्रीगेट फ्रूट और तीसरा है एग्रीगेट फ्रूट और तीसरा है कंपोजिट फ्रूट। सिंपल फ्रूट किसको कहेंगे? सिंपल डिफिनीशन इसका क्या होगा? सिंपल फ्रूट का ऐसा फ्रूट जो कहाँ से डेवलप होता हो? डेवलप्स फ्रॉम मोनोकार्पेलरी ओवरी, मोनोकार्पेलरी ओवरी से डेवलप होता हो। कभी कभी ए सिनकार्पस कंडीशन अगर है मल्टी कार्पेलरी होने के बाद, तो वहाँ भी होगा मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस ओवरी। इन सारे कंडीशंस में सिंपल फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। दूसरा है एग्रीगेट फ्रूट, इट डेवलप्स फ्रॉम मल्टी कार्पेलरी, यहाँ पर होगा मल्टी कार्पेलरी बट एपोकार्पस कंडीशन अगर एग्जिस्ट करेगा, तो ऐसे फ्रूट में कई फ्रूटलेट्स होंगे और इसको हम लोग कहेंगे एग्रीगेट फ्रूट। और अगर कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस, बहुत सारा इंडिपेंडेंट फ्लावर्स एक साथ फ्रूट का फॉर्मेशन करेंगे, तो उसको कहेंगे हम लोग कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस अगर होगा तो उसको कंपाउंड फ्रूट कहेंगे। अब एक टर्म आता है पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी, कार्पी मीन्स फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, वर्जिन और फ्रूट। ऐसा फ्रूट जिसमें कोई एग, फीमेल गैमेट अकेले ही बिना फर्टिलाइजेशन के और डेवलप कर जा रहा है फ्रूट में, तो इसको कहेंगे पार्थेनोकार्प। और इस प्रैक्टिस को कहेंगे द प्रैक्टिस टू डेवलप सीडलेस फ्रूट्स फ्रॉम एग विदाउट फर्टिलाइजेशन। और ये जो पार्थेनोकार्पी है, बहुत केसेस में इंड्यूस भी किया जाता है, बहुत से केसेस में ये नेचुरल भी होता है। तो नेचुरल भी हो सकता है या इंड्यूस्ड होता है। नेचुरल कई कारण से होता है, जैसे इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस से हो सकता है या जेनेटिक रीजन से हो सकता है। जबकि यहाँ पर कुछ हार्मोन्स हैं जो कुछ खास प्लांट में पार्थेनोकार्पी इंड्यूस करते हैं। तो यह है एग्जाम्पल। जैसे नेचुरल का एग्जाम्पल है बनाना, यह है पार्थेनोकार्पी। एक दूसरा प्रोसेस इससे रिलेटेड है जिसको हम लोग कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस इज स्लाइटली डिफरेंट थिंग फ्रॉम पार्थेनोकार्पी। ये इंड्यूस होता है
पार्थेनोजेनेसिस क्या है? पार्थेनोजेनेसिस यहाँ पर है कि फीमेल गैमेट जो है वो डेवलप कर जाएगा, डेवलप्स टू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ऐसे बर्थ को हम लोग कहते हैं वर्जिन बर्थ, या इसी को हम लोग कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ वो आइदर मेल या मेल एंड फीमेल अलग अलग भी हो सकती है। यह है पार्थेनोजेनेसिस। जैसे क्वीन बी, क्वीन बी के साथ क्या है? एग है, और इधर ड्रोन है जो मेल है, हेप्लॉयड है और ये डिप्लॉयड है। इसका भी एग क्या है? एक खुद डिप्लॉयड है लेकिन इसका एग हेप्लॉयड है। इसका स्पर्म भी हेप्लॉयड ही है, इसका बॉडी भी हेप्लॉयड सेल का बना हुआ है। अगर ये दोनों मिलते हैं तो यहाँ पर 2n जायगोट बनता है। ये 2n जायगोट से बनता है वर्कर और कभी कभी नेक्स्ट क्वीन। ये दोनों ही डिप्लॉयड है और दोनों ही फीमेल है, लेकिन ये है स्टेराइल और ये है फर्टाइल। कुछ दिनों के बाद ड्रोन्स का एग जो है, स्पर्म्स एग्जॉस्ट हो जाता है। एग्जॉस्ट का मतलब अब अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में एग जो है विदाउट फर्टिलाइजेशन ग्रो करेगा और यहाँ पर हेप्लॉयड बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। और इस बी में क्या होगा? जितने भी सेल होंगे सब के सब कैसे होंगे? हेप्लॉयड होंगे। एक ड्रोन्स कहलाता है और ये मेल होता है, फर्टाइल मेल होता है। तो ये अकेले डेवलप किया, इसको पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं दो और भी इम्पोर्टेंट फिनोमेना यहाँ है, एपोमिक्सिस एंड पॉलीइम्ब्रायनी।